हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त होंगे, उम्दा होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। दोस्तों कॉपी और पेन को साथ में रखकर जरूर बैठिएगा और वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो री एग्जाम होने वाला है के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा एसएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की भर्तियां अभी निकली हैं। इसके अलावा यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए कर रहे हैं, एमपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और साथ में अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आपको एक काम करना है कि आपने भी यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिल जाएगी। चलिए पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, देखिए कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1892 का जो भारतीय काउंसिल अधिनियम आया, 1909 के जो मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था इसके तहत की गई है, 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत हुआ है, या फिर जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम रहा है इसके द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए कमेंट करें और सभी लोग कमेंट जरूर करते चलेगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिक, भारत में यदि पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो यह भी आपको नोट कर लेना है कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई है और इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन आखिर है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करते हैं तो देखिए इसी के तहत क्या है भैया, जो आपके अल्पसंख्यक थे, जैसे मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया। इसके अलावा देखिए जैसे दलित जो थे, ठीक है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया। तो जितने भी अल्पसंख्यक थे, दलित हों, जैसे देखिए सिख वगैरह थे, ठीक है, सभी को क्या है इसी नियम के पहली बार, ठीक है, क्या है इसी नियम के तहत पहली बार क्या है अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, धर्म के आधार पर दिया गया था। नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो किसके आधार पर? धर्म के आधार पर होने वाला यह निर्वाचन था, यह भी आपको याद रख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। ठीक है, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, यह भी याद रखिएगा कब आया था, तो 1909 में, और इसी का जो दूसरा नाम है वो भी आपको याद रख लेना है, भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न उठकर आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए यदि आपसे पूछता है कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो यह भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर जाएगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। लॉर्ड मिंटो को जनक कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? प्यार बोलते हैं। ठीक है, प्यार वो वाला नहीं, ठीक है, प्यार समझिएगा। ठीक है, बुग्याल हो गया, दून कहते हैं, मर्ग कहते हैं। चलिए तो देखिए कश्मीर घाटी में कह रहा है कि किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत के सापेक्ष बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बुग्याल और प्यार जो घास के स्थल है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? ये जो घास के स्थल है कहां पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। कहां पर? उत्तराखंड और हिमाचल। ठीक है, ये भी याद रखना है। दून की बात करते हैं, देखिए जो दून घास के स्थल है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे घास के मैदान? तो दून है ये कहां पर मिलेंगे? उत्तराखंड। कहां पर मिलेंगे? उत्तराखंड में। मर्ग, सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। ठीक है, कहां पर है? कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि बन्नी घास के स्थल, बन्नी घास के स्थल यदि पूछता है कि कहां पर देखने को मिलेंगे, तो यह भी आपको नोट कर लेना है कि बन्नी घास के स्थल कहां पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, ये नोट करते चलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है कि 16 घास के स्थल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 16 घास के स्थल यदि आपसे पूछता है कि जो 16 घास के स्थल हैं वो कहां पर देखने को मिलेंगे, तो 16 घास के स्थल हैं वो आपके पश्चिमी तट पर। ठीक है, कहां पर मिलेंगे? पश्चिमी तट, जो कर्नाटक होगा, ठीक है, कर्नाटक वाला तट है, ठीक है, वहां पर जो घास के स्थल हैं उनको क्या बोला जाता है? 16 घास के स्थल से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर जाएगा मर्ग, सही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कश्मीर घाटी में घास के स्थल पाए जाते हैं उनको मर्ग बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि अल्पाइन चारागाह कहां पर मिलेंगे? ठीक है, अल्पाइन चारागाह यदि आपसे पूछता है तो यह भी आपको नोट कर लेना है कि कश्मीर घाटी में देखने को मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी
इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और बड़े ही जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी। कह रहा है कि इससे तब स्वीकार किया गया था जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा जो अध्यक्ष थे, कह रहा है कि उनके हस्ताक्षर हो गए तब स्वीकार कर लिया गया था। बी कह रहा है कि इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया, या फिर कह रहा है कि इससे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर किया था। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया था। देखिए ना तो जनता को सौंपा था, ठीक है, ना ही अंतरिम सरकार के अनुमोदन पर इसको स्वीकार किया गया। कह रहा है कि इसे गवर्नर जनरल, बिल्कुल नहीं। तो इसे देखिए, इसे क्या है, तब स्वीकार किया गया था जब देखिए संविधान सभा के सदस्य और उनके जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनके द्वारा जब हस्ताक्षर हो गया था तभी क्या है, लागू कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। देखिए पूछता है कि कब स्वीकार किया गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, 24 जनवरी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर और अध्यक्ष के हस्ताक्षर कब हो गए थे, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको नोट करना है। क्यों है, चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। जो नेक्स्ट यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रगान था हमारा, वो कब अपनाया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रगान जन गण मन है वो कब अपनाया गया था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि जन गण मन कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के दौरान अपनाया गया था। इसके अलावा पूछ सकता है कि जो जन गण मन है, राष्ट्रगान है, वो कहां पर, तो याद रखेगा पहली बार कब गाया गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि मास्कोरियन पठार, पटगोनियन पठार, कह रहा है कि कटंगा पठार, और कह रहा है कि लोरेटियन पठार। ठीक है, लोरेटियन जो पठार है उसको क्या बोला जाता है, कनाडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सापेक्ष बात करते हैं, यदि भारत से पूछता है, आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा पठार का नाम बताइएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पठार और जो दूसरा, दोनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, तो ये दो है, और एक पॉइंट यहां पर और इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा पठार यदि आपसे पूछता है तो वो है भैया दक्कन का पठार। भारत की बात कर रहा हूं, तो भारत में यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। ठीक है, पूछता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। कौन सा है, लद्दाख का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है भारत का। ठीक है, तीसरा यहां से प्रश्न पूछता है, देखिए जो खनिज की दृष्टि से पूछा जाता है कि कौन सा पठार है, ठीक है, जो खनिज की दृष्टि से परिपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, पूछ सकता है प्रश्न। देखिए झारखंड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर प्रदेश, यह खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में इस पठार में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। देखिए मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसके बोलते हैं ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एस्टेरिया कोलाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ई कोलाई है कुछ पशुओं की जो आमाशय होता है, जो पशुओं के आमाशय होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है, कहां पर है। चलिए देखिए कानपुर की बात करते हैं तो चमड़ा रंगाई उद्योग संस्थान, यदि आपसे पूछता है कि कहां पर है चमड़ा रंगाई, ठीक है, तो कहां पर है, कानपुर में है। ठीक है, और कानपुर को चमड़ा नगरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चमड़ा नगरी के रूप में इसको जानते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। गाजियाबाद की बात करते हैं तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर है, गाजियाबाद में है। ठीक है, लखनऊ में विश्व अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा देखिए चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भातखंडे अनुसंधान संस्थान, ठीक है, संगीत संस्थान, हिंदी अकादमी, ये सभी कहां पर हैं, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे शुष्क स्थान बताइएगा कौन सा है। देखिए भारत का सबसे शुष्क स्थान और आर्द्रतम स्थान, ठीक है, भारत का 2 चीजें यहां पर हमें देखनी है, एक तो शुष्क स्थान और सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो आर्द्रतम
वर्षा ज्यादा हो रही है। मानसराम चेरापूंजी सबसे ज्यादा विश्व में और भारत के लिए सबसे ज्यादा यदि वर्षा की बात करते हैं तो कहां पर होती है, मानसराम में, ठीक है। चेरापूंजी मेघालय की बात करते हैं। और देखिए जो शिलोंग का पठार है, जो शिलोंग का पठार है, इसको सबसे ज्यादा आर्द्रतम पठार भारत में बोला जाता है, माना जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न कि सबसे ज्यादा, ठीक है, आर्द्रतम पठार किसको मानते हैं, तो वो है शिलोंग का पठार। कहां पर है, मेघालय में है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सबसे शुष्क स्थान, यदि आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, तो वो है लेह लद्दाख का जो क्षेत्र, सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। सबसे शुष्क स्थानों में इसको माना जाता है, प्रथम स्थान रखता है। डी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न आपको मजेदार लग रहे हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि तराई प्रदेश के उत्तर में क्या पाया जाता है। चलिए देखिए बात करते हैं, तो देखिए कितने प्रदेश, 4 क्षेत्रों में यहां पर बांटा है भूमि को। कौन कौन से हैं, एक तो देखिए बात करें तो वो सबसे पहले है भावर। जो भावर क्षेत्र होता है वो क्या होता है कि जहां पर जैसे जैसे देखिए जो हिमालय का क्षेत्र है नीचे का, शिवालय हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे ही नदियां हिमालय से नीचे की ओर गमन करती हैं तो क्या होता है भैया, जो आपकी मिट्टी होती है, आपने अपरदन सुना होगा, ठीक है। अपरदन के कारण मिट्टी इसकी कर जाती है, बढ़ती है कंकरीली, ठीक है, कंकड़ पत्थर वाली जो भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं, भांवर के रूप में जानते हैं हम। क्या बोलते हैं, भांवर के रूप में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। जब भी नदियां भांवर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए जो पत्थर कंकरीली क्षेत्र उसमें क्या है, नीचे धरती से बिल्कुल सटकर चलेगी नदी, ठीक है, तो दिखाई नहीं देगी कि बह रही है नहीं बह रही है, ठीक है। तो विलुप्त यदि आपसे पूछा कि किस क्षेत्र में हो जाती है तो वो है भांवर क्षेत्र है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आता है तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र होता है इसमें क्या है, मिट्टी आपको गोंद के आकार की मिलेगी। कैसे मिलेगी, गोंद के आकार की बजरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तराई क्षेत्र है, ठीक है। और आपसे पूछेगा जो तराई क्षेत्र है यहां पर अधिकतम वर्षा देखने को ज्यादा मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है खादर क्षेत्र। जो बांगर, क्या आता है, बांगर आता है, ठीक है। जो बांगर आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ के रूप में हम इसको जानते हैं बांगर को। जो बांगर होती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ है, जो नदियां पहले बह रही थी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ हो गई। इसके बाद में नई जलोढ़ की बात करते हैं तो नई जलोढ़ क्या होता है, जो नई जलोढ़ होती है वो नदियों के द्वारा, ठीक है, इसका निर्माण होता है और सबसे अधिक जो उपजाऊ मानी जाती है, इसको भी आपको याद रखना है, वो है नई जलोढ़, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जाएगा बी, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्यूटिन की बनी होती है, काइटिन की, सुबेरिन की और सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो शैवाल होते हैं, शैवालों की जो कोशिका सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। डी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए काइटिन, केराटिन आपने नाम सुना होगा। मनुष्य के एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि केराटिन किस में पाया जाता है। जो मनुष्य के नाखून वगैरह होते हैं, बाल होते हैं, इसमें ये किसके बने होते हैं, प्रश्न इंपोर्टेंट है और पूछ लिया जाएगा, ठीक है। पूछ भी सकता है कि मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं, ठीक है। काइटिन की बात करते हैं तो देखिए जो आपका जैसे तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच हो गया, उसके जो पंख वगैरह होते हैं वो किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम, कथकली है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है, ये है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसके अलावा देखिए पोंगल भी पूछा जाता है, ठीक है, पोंगल भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ, नृत्य नहीं है, ठीक है, ये क्या है, त्योहार है, महोत्सव है, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मनाया जाता है पोंगल, तो ये याद रखेगा। एक फसली त्योहार है, कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुरी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य शैलियों में कह रहा है कि किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो पूर्वी भारत से मणिपुर का है, ठीक है। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य वो है मणिपुरी, इसको भी आपको याद रख लीजिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहां पर पाया जाता है। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कह रहा है कि कहां पर पाया जाता है, बांदा क्षेत्र होगा और कुछ कुछ देखिए हमीरपुर क्षेत्र में भी मिलेगा देखने को। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बांदा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूरेनियम, यदि आपसे पूछता है कि यूरेनियम, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सिर्फ एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेगा, वो है ललितपुर का जो क्षेत्र है, यहां पर यूरेनियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए राग मियां की मल्हार, ठीक है, कह रहा है कि राग मियां की मल्हार जो एक राग है, क्या है, राग है, ठीक है, राग है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो राग मियां की कह रहा है कि मल्हार का रचयिता किसे कहा जाता है। चलिए तो देखिए राग मियां का मल्हार जो राग है इसका
रचयिता किसको कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। जो तानसेन है, आपसे देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। एक तो जो प्रश्न पूछ सकता है कि किसके समकालीन थे? तानसेन किस शासक के, ठीक है, किस पूछ सकता है मुस्लिम शासक के समकालीन रहे हैं, तो याद रखिएगा किस शासक के समकालीन रहे हैं? अकबर के। किसके रहे हैं? अकबर के समकालीन रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि तानसेन को, ठीक है, अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कवि कंठाभरण की। कौन सी दी गई थी? कवि कंठाभरण की, कंठाभरण की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आमिर खुसरो बता ही चुका हूं, ठीक है, जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ। उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बोला जाता है भारत का, ठीक है, तूती, भारत का तूती किसको कहा जाता है? तो आमिर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। भारत का तोता, भारत का तूती किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। समकालीन पूछता है किसका रहा है, तो याद रखिएगा आमिर खुसरो किसके समकालीन रहे हैं? तो आपको नोट कर लेना है कि खिलजी वंश के समकालीन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कव्वाली पूछता है कि कव्वाली शैली का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा आमिर खुसरो का इसका जनक माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? देखिए सिखों के 10 गुरु हुए और 10 गुरुओं में से जो अंतिम गुरु हुए थे, 10वें गुरु, ठीक है, उनका जन्म पूछ रहा है कि जो 10वें गुरु हुए हैं सिखों के, उनका जन्म कहां पर है? 10वें गुरु, ठीक है, कौन थे जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का। किसका हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। पूछ सकता है कि कब हुआ था, यह भी याद रख लीजिएगा। तो 22 दिसंबर, कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में, 1666 में पटना में हुआ था। यह भी आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और नॉर्मली तो आपको बता दो कि हर किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगुलहस, जो अगुलहस धारा है, कह रहा है कि किस महासागर में बनती है? तो अगुलहस धारा, देखिए जो धाराएं हैं, ठीक है, पूछ रहा है कि जो अगुलहस धारा है वो किस महासागर में बनती है? चलिए तो देखिए अगुलहस धारा की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम जो हिंद महासागर से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली कैसी एक गर्म जल धारा है। तो देखिए एक मैंने पूरा आपको एक लाइन से बता दिया, तो नोट कर लेना है। प्रश्न जो यहाँ से आपको पूछ सकता है, देखिए आप क्या है कि हेडिंग इसको क्या है अलग अलग करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो एक नज़र में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे मैंने बताया एक लाइन में पूरा, तो ऐसे आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो यहाँ पर याद रखना है कि अगुलहस धारा किस महासागर की धारा है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर की धारा है। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न आपको याद रखना है कि अगुलहस धारा कैसी धारा है? एक गर्म जल धारा है या फिर ठंडी जल धारा है? तो याद रखिएगा कैसी, एक गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म जल धारा है। जो कहां से कहां तक चलती है? तो दक्षिण, कहां से चलती है? दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर से दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कहां पर चलती है? पूर्वी तट पर। कहां पर? दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर से दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है। कहां से कहां तक? ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन गूगल है, याहू है, वेडू। ये क्या है? सभी सर्च इंजन के तौर पर काम करते हैं। वोल्फ्रेम एल्फा ये क्या है? सर्च इंजन नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बताइएगा। क्या है? दो समानांतर दर्पणों को, यदि जो दर्पण है, ठीक है, उनको क्या है एक दूसरे के आमने सामने रख दें, ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? कह रहा है कि 2 बन जाएंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे या फिर अनंत बनेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए दो समानांतर दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे, ठीक है। एक मान लीजिए ये दर्पण रखा है, दूसरा दर्पण ये रहा है, ठीक है। ये रखिए कोई वस्तु, जब भी इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनेगा तो जो भी प्रतिबिंब इस दर्पण पर बन रहा है वो इस दर्पण के लिए एक वस्तु की तरह ही काम करेगा। और ऐसे कर करके क्या होता है, फिर इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए एक वस्तु का काम करेगा। तो क्या है, ऐसे करके अनंत प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, अनंत इमेजेस बनेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यहां पर राइट आंसर जाएगा। कभी देखिएगा आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जब भी आप क्या है कपड़े चेंज के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगल बगल में जो मिरर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे ही खड़े होते हैं तो उनमें अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे, आपकी कई इमेजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही है क्या है,
समानांतर दर्पणों की प्रतिबिंब की बात कर रहा है। चलिए कह रहा है कि अगार अगार किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से होता है, सॉरी शैवाल से, जीवाणु से, मौस से, कवच से। देखिए अगार अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। पूछता है कि किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो जो रेड शैवाल होता है, ठीक है, जो लाल रेड एल्गी होता है, इससे प्राप्त होता है। वर्ग पूछता है तो रोडोफाइसी से, ठीक है, किससे होता है? रोडोफाइसी वर्ग से। किससे? रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, जो लाल रेड एल्गी है, एल्गा है, ठीक है, इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगार अगार क्या होता है? एक जेलीनुमा, ठीक है, पारभासी एक पदार्थ होता है, एक जेलीनुमा पदार्थ होता है। इसको याद रखिएगा, किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? चलिए बताइएगा। देखिए कह रहा है कि गुरु लिपि है, ब्राह्मी है यहाँ पर, ब्राई नहीं, ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। और अगला है, कह रहा है कि देवनागरी है, हायरोग्लाइफिक्स है। चलिए देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं, यदि आपसे पूछता है कि शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो याद रखेगा शिलालेखों का यदि आपसे प्रचलन पूछता है कि सबसे पहले किसने शुरू किया, तो अशोक ने किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अशोक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए अशोक के शिलालेख, तो सबसे पहले यदि अभिलेख की बात करता है कि किसके द्वारा इनका प्रचलन किया गया, किसके द्वारा चलाए गए, तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा। ठीक है, इस शैली का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा? अशोक के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, कुल कितने? 33 अभिलेख इनके अभिलेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके अभिलेखों में यदि लिपि की बात करें तो 4 लिपि देखी गई है। कौन कौन सी है, इनको भी आपको नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक लिपि है, और एक और लिपि याद रखेगा, अरमाइक लिपि देखने को मिलती है। कौन सी है? अरमाइक। ब्राह्मी लिपि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो याद रखेगा जेम्स प्रिसेप के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, जेम्स प्रिसेप के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन यहां पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक थी। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध का वर्णन यदि आपसे पूछता है तो शिलालेख नंबर 13 कौन सा है? 13वां है। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहित कहां पर रहता है? तो सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसमें, ठीक है, स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहे आज के प्रश्न, और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा है, प्रश्न ठीक रहे हों आपके एग्जाम में। देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, फैक्ट थे, मैंने आपको जरूर बताया है, मुझे लगता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा देखिए फुल कोशिश की जा रही है आपके एग्जाम के लिए, ताकि एक भी प्रश्न, जो भी बच्चे पहले हमारे जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर रहे थे, कई ऐसे प्रश्न रहे हैं, कम से कम 10-15 प्रश्न तक ऐसे देखे गए थे जो आपके एग्जाम में इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिले थे। तो याद रखिएगा अब तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं नोट करते चलिएगा, और साथ में, ठीक है, रिवीजन जरूर करते चलिएगा। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।